KMMPF 007 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए थे प्रूफ के लिए कि जो क्वेश्चंस मैं डालती हूँ वो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो अपलोड किया था, शॉर्ट्स अपलोड किया था MMPF 004 के लिए। इसमें 10 क्वेश्चंस अपलोड किए, 20 क्वेश्चंस एक्चुअली अपलोड किए गए थे। सिर्फ क्वेश्चंस थे आई थिंक सो। उनमें से 8 क्वेश्चन आठों के आठों उसमें से ही आए थे। एंड दूसरे मैंने अपलोड किए थे अभी जो फाइनेंस का एग्जाम अभी रिसेंटली खत्म हुआ है MMPF 006 के, उनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे एंड 3 क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम टू सेम आए थे। सो इन शॉर्ट कि आप अगर इसे प्रेफर करते हो, सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही हैं, आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं पेपर में। इवन आफ्टर रिवाइजिंग, अगर आपने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, तो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर टाइम ना लेते हो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन पे कमीशन एंड वेज बोर्ड, डिस्कस द रोल, फंक्शन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेज डिटर्मिनेशन मेथड। ठीक है, इनके 6 बेसिस पे हम जा रहे हैं या फिर 6 पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट है मीनिंग। पे कमीशन बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए बनाई जाती है, उनके सैलरीज को या फिर उनका जो पेइंग ग्रेड होता है उसको रिवाइज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, या फिर उसे किसी रीजन की वजह से अगर कम करना हो कभी तो। वेज बोर्ड जो होती है वो प्राइवेट वालों के लिए होती है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का अगर पे स्केल बढ़ाना चाह रही है। और ये ट्राइपेटाइट बॉडी होती है। ट्राइपेटाइट बॉडी मीन्स हो जाता है जिसमें 3 पार्टीज इंक्लूड होती हैं। इनमें ट्राइपेटाइट का मतलब होता है गवर्नमेंट हो जाती है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय हो जाते हैं। पे कमीशन के बारे में बात करते हैं। पहले पे कमीशन के सारे पार्ट्स को देख लेते हैं एंड देन वेज बोर्ड के सारे पार्ट्स को देख लेते हैं हम। अगर मैं पे कमीशन के कवरेज के बारे में बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को लेती है। बेसिकली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में ही बात कर रही है जो सरकारी नौकरी वाले हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो या स्टेट के हो। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ कौन कौन इसमें इंक्लूडेड होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, तो एक्सपर्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिस्ट रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं। इनका नेचर एडवाइजरी होता है। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये पीरियोडिकली होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारा रिसेंटली 8 पे स्केल आया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, तो ये हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये अपना पे स्केल इंक्रीज करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब हो जाता है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि 8th पे स्केल आया है तो ये यूनिफॉर्म पे रिविजन्स होते हैं। ये ओवरऑल इंडिया में जितनी भी एम्प्लॉयज है, चाहे वो किसी भी क्या कहते हैं किसी भी लेवल पे हो, वो चाहे वो ग्रुप सी के हो, ग्रुप डी के हो, लाइक वो पीयून की कैटेगरीज में आ रहे हैं, अगर क्लर्क की कैटेगरीज में आ रहे हैं या हायर पोस्ट पे आ रहे हैं, सबका साथ में इंक्रीज किया जाता है। लाइक जो भी वो पे स्केल पे होंगे उनसे एक पे स्केल उनको जम करवा दिया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द वेज बोर्ड। मैंने इसको ऑलरेडी मीनिंग्स बता दिया आपको। ये ट्राइपेटाइट बॉडी होती है जो एक फिक्स वेज को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए की जाती है। ट्राइपेटाइट बॉडीज मतलब हो जाती है कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सॉरी 3 पार्टीज होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस इंडस्ट्रीज के वेजेस बढ़ाने चाहिए। इनका कवरेज होता है, इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में है, जैसे कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो कपड़े के धागा बनाती है, कपड़े सिलते हैं। इनमें कौन-कौन से कॉम्पोजिशंस होते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेट इसके अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयज के एंड गवर्नमेंट के। इनका नेचर होता है क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल्स मतलब हो जाता है कि इनका ये लॉ के जैसा ऐसा कोर्ट एक्ट करते हैं, ये प्रोसीजर ये खुद भी कर सकते हैं, डिसीजंस लेने का कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। इनका फ्रीक्वेंसी होता है जब इनका मन करता है तब ये उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर उनके प्रॉफिट के हिसाब से वो अपना वेजेस डिसाइड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि इंडस्ट्रीज वाइज फेयर वेज फिक्शंस, जो भी इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी में आएंगी उन सारे इंडस्ट्रीज का सेम पे स्केल होगा, ऐसा इनका कंसिडर किया जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं वापी की बात करूं तो वापी में अगर इस इंडस्ट्री पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका पे स्केल जितना होगा उतना ही सारे इंडिया में पेपर लाइक न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज रहेंगे उनका भी रहेगा ऐसा। रोल एंड फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, रोल एंड फंक्शंस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, इनका काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल वेजेस है कि नहीं, जितने भी वेजेस मिल रहे हैं वो फेयर और इक्विटेबल है कि नहीं। दूसरा है प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, अगर लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसी भी रीजन से तो ये इसे प्रिवेंट करते हैं, इसे रोकते हैं, बचाते हैं। थर्ड है मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, कोई भी अगर कोलिशंस हो जाते हैं या कोलाइड हो जाता है या फिर मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है किसी के बीच में तो उसे वो क्लियर कराते हैं इंडस्ट्रीज के बीच में, तो ये पीस मेंटेन करके रखते हैं। फोर्थ है इसमें लिंक वेजेस विद प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग,
जैसा हमारा वेज रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि महंगाई बहुत आ चुकी है एंड बहुत कम हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये उस पे काम करता है कि ये देखता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये थोड़ी वेजेस को एडजस्ट करता है। फिफ्थ वन है सपोर्ट सोशल जस्टिस। ये हमारे जितने भी समाज के जस्टिस होते हैं, सोशल जस्टिस को ये सपोर्ट करता है कि कंपनीज की वजह से किसी और को इश्यूज ना हो जाए। मेथड ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि अगर हम वेज को डिसाइड कर रहे हैं तो उसके मेथड्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास में है टाइम रेट सिस्टम, दूसरा हमारे पास में पीस रेट सिस्टम्स, तीसरा है इंसेंटिव्स प्लान, चौथा है जॉब इवेल्युएशन, पांचवा है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड छठवा है हमारे पास मिनिमम वेज फिक्सेशन। टाइम रेट सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक इंसान कितना वक्त ले रहा है एक काम को करने के लिए, उसके हिसाब से उसका वेज डिसाइड कर लिया जा सकता है कि अगर वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो उसे पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, बिकॉज वो बहुत तेज से काम कर रहा है, जितना तो कम टाइम लेके वो ज्यादा काम प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेज डिसाइड कर सकते हैं। या फिर ये जो अगर मैं पीस रेट सिस्टम के बारे में बात करूँ तो मेनली जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भी भेजते हैं, लाइक मैंने अपने नियर बाय एरियाज में देखा है कि जो जीन्स आते हैं या फिर जो क्लोथ्स होते हैं उनमें धागे होते हैं, तो धागे को कटिंग करने के लिए वो लोग ऐसे लॉट में देते हैं नियर बाय एरियाज को, जिससे वो उनको कुछ पैसा दे देते हैं, लाइक 100 कट करेंगे तो कुछ 1 और 2 रुपीज उनको प्रोवाइड किया जाता है। एंड लाइक जितना तुम काम करोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा, इसलिए में है वो इंसेंटिव स्पेंस, मतलब वो चाहता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव से अट्रैक्ट किया जा सकता है या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से अट्रैक्ट कर दिया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग प्लान्स बनाते हैं। जॉब इवैल्यूएशंस मतलब हो जाता है कि उसके काम करने का तरीका कैसा है, क्या उसे प्रमोशन देना या ट्रांसफर देना एप्लीकेबल होगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग भी आप उनका वेजेस डिसाइड करके रख सकते हैं हम, कि अगर उनको प्रमोशन करो तो ऑफकोर्स सी बात है उनका सैलरी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। फिफ्थ वन हमारे पास में है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारे रिसेंटली जब एग्जाम हुए MMPH 004 उसका मेजर टॉपिक था। इसमें एक यूनियन साथ में होती है, तो यूनियन वाइज भी वो डिसाइड करते हैं कि कितना वेज स्केल इंक्रीज करना चाहिए या फिर कितना पैसा इंक्रीज होना चाहिए। सिक्स वन है मिनिमम वेज फिक्सेशन। मिनिममली कितना वेज होना ही चाहिए नॉर्मल लोगों को, उससे कम नहीं किया जा सकता, उसी चीज हम कहते हैं। एडवांटेजेस या मेरिट्स की मैं बात करती हूँ, ये दिखाता है, ये आपकी इनकम सिक्योरिटीज को इंश्योर करता है, मोटिवेशन इंक्रीज करता है और इंडस्ट्रियल जो भी जितने भी झगड़े हो रहे होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने की जिम्मेदारी लेता है। एंड चौथा हमारे पास में प्रोवाइड्स वेज यूनिफॉर्मिटी। वेज यूनिफॉर्मिटी मतलब हो जाता है कि इक्वल वेजेस प्रोवाइड करता है अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मे इंक्रीज कॉस्ट बर्डन्स। ये चीज़ों की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने प्रॉफिट में से अभी आपका पे स्केल उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो उनका कॉस्ट बर्डन इंक्रीज हो सकता है। डिफिकल्टीज टू मेजर आउटपुट, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है आउटपुट को मेजर्स करने के लिए। थर्ड वन हमारे पास में है मे डिस्करेज एफिशिएंसी इफ पुअरली डिजाइन। अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है कि जो चीजें आप एडवांटेज के लिए करें वो आप पे डिसएडवांटेज, लाइक आप पे वो बैकफायर ना कर दे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है व्हाट आर द मेथड ऑफ कंडक्टिंग वेज सर्वे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पे सर्वे विद एग्जांपल्स। सो मेथड ऑफ कंडक्टिंग वेज सर्विस कितने हमारे पास में, कि कैसे हम वेज को वेज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर कितना वेज हमें इंक्रीज करना चाहिए, उसके लिए हमें 5 मेथड हमारे पास में है। पहला है क्वेश्चनर मेथड, दूसरा है इंटरव्यू मेथड, तीसरा है पब्लिश डेटा मेथड, चौथा है कमिटी मेथड एंड फिफ्थ है हाइब्रिड मेथड। क्वेश्चनर मेथड मतलब हो जाते हैं कि आप सेट ऑफ क्वेश्चन से सेट ऑफ क्वेश्चंस आप पूछोगे और उसके रिप्लाईज पे आप डिसाइड करोगे कि कितना सर्वे हो, कितनी वेजेस आप इंक्रीज कर सकते हो। इंटरव्यू मेथड मतलब हो जाते हैं कि बेसिकली आप इंटरव्यूज में डिसाइड करेंगे या उनसे बात करके वो समझ में आ जाएगा कि मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है वेजेस की। पब्लिश डेटा मेथड मतलब हो जाते हैं कि हमारे पास प्राइमरी डेटास होते हैं, सेकेंडरी डेटास होते हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं कि कितने वेजेस का भी, कितने वेजेस अभी हमारे आसपास चल रहे हैं। फोर्थ हमारे पास में कमिटी मेथड, ग्रुप ऑफ कंपनी के टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट साथ में आके डिसाइड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर हमारे पास में हाइब्रिड मेथड, इन सबके मिक्सचर्स को हम कह सकते हैं या फिर वो दो तीन जितने मेथड्स आपने ऊपर पढ़े उन सबके मिक्सचर्स को करके वो एक डिसाइड करते हैं, सबके थोड़ी थोड़ी चीजों को कंसिडर करते हैं, देन दे कैन डिसाइड द वेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है प्रोसेस ऑफ पे सर्वे। प्रोसेस क्या है हमारे पे सर्वे का, फर्स्ट है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सिलेक्ट द जॉब, तीसरा है सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है कलेक्ट डेटा एंड फिफ्थ है एनालाइज डेटा, सिक्स्थ है इंटरप्रिटेट द रिजल्ट्स। पे सर्विस के प्रोसेस कहाँ कहाँ से किसके थ्रू जाते हैं, तो पहले बात तो ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं कि उस कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस क्या है,
लाइक आपकी कौन से कैटेगरी से कोई कंपनी आ रही है, मोनोपोली में है, परफेक्ट कंपटीशन में है, ओलिगोपोली में है, किसमें कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हो वो चेक कर लेती हैं। सिलेक्ट जॉब्स मतलब होते हैं बेंचमार्क जॉब्स तो नहीं है आपके, या फिर आप जो जॉब्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेशनल जॉब में जा रहे हो, या फिर आप यूं ही कॉन्ट्रैक्ट जॉब में जा रहे हो, उसके रिगार्डिंग भी आपका पे स्केल डिफर कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपका इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, या फिर मल्टीनेशनल्स है, उनके साइज पे भी डिपेंड करता है। डेटा जो डेटास आपने कलेक्ट किए, सैलरी, अलाउंस, बेनिफिट्स, उस पर भी डिसाइड हो सकता है आपका पे सर्वे। जितने भी डेटास आपको मिले होते हैं सबका एवरेज निकाला जाता है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मीडियन निकाला जाता है, एक मिडिल, लाइक फॉर एग्जांपल 100 एंड 150 है तो उसका मिडिल पार्ट निकाला जाता है चेक करने के लिए कि उनका डेटा किस वे में एवरेज दे जा रहा है, ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम हो। लास्ट वाला होता है जितनी भी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको मिल जाती है ना, उस पूरे डेटा को आप इंटरप्रिटेट करते हो, उनके रिजल्ट्स देखते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो एक स्ट्रक्चर में बैठ रही है कि नहीं, एंड देन उसके हिसाब से आप वेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, डिसीजन आप ले पाते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है इसके अंदर कि अ होटल चेन सर्वे 5 स्टार hotels in Delhi to fix the front office executives pay। a kind of रिसेप्शनिस्ट को 5 स्टार होटल में कितनी सैलरीज मिलती है उसके लिए पूरा सर्वे लिया गया 5 स्टार होटल्स के दिल्ली में, एंड उसे डिसाइड करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में है, डिफाइन वेजेस अंडर द वेज कोड 2019 एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेज, मिनिमम वेज, नीड बेस, मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज। इसमें 4 चीजों के बारे में हम अभी बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत करना। हो सके तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप सुन लेना अगर मैं बहुत स्पीड बोल रही हूँ तो। डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेज 2019 में ऐसा कहा गया था कि वेजेस मीन्स हो जाता है ऑल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स पेबल टू एन एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग बोनस, एचआरए, ओवर टाइम, पीएफ कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इस डेफिनेशन का मैं सिंपल मतलब अगर आपको पता हो तो ये है कि जो भी हम मनी देते हैं, रेम्यूनरेशन हम सैलरी के वे में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जितने भी आप सैलरीज प्रोवाइड करते हो, जिसको आप पैसे के वे में प्रोवाइड करते हो, हाँ, बोनस को हटा के, पीएफ को हटा के जितना पैसा आप अपने एम्प्लॉय को इन हैंड देते हो उसे हम वेज कंसिडर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे पास में सिर्फ 3 डिफरेंस बिटवीन के सेक्शंस मैंने बनाए हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स है, वो देख लेते हैं हम। पहले मिनिमम वेज के बारे में बात करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वेज का कॉन्सेप्चुअल की अगर मैं बात करूँ तो भाई लीगल मिनिममली है वो। एम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये इसका मेन एम यही होता है कि ये एक्सप्लॉयटेशंस को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है, और इसका इन्फोर्सरी स्टैट्यूटरी होता है। लाइक इन्फोर्समेंट कहाँ कहाँ कर सकता है, ओनली स्टैट्यूटरी बोर्ड्स में ही ये कर सकता है, बाकी किसी बोर्ड में इसको उतनी क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं होती है एप्लीकेबल करने के लिए। और नीड बेस्ड मिनिमम वेज मतलब क्या होता है, नीड बेस्ड मिनिमम वेज मतलब हो जाता है कि ये बेसिकली जब नीड होता है तभी इसको लागू किया जाता है। दूसरा इसका मेन एम यही होता है कि सबसिस्टेंस क्या होता है, लाइक सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी डिसाइड हो जाता है, या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लागू किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। ये एडवाइजरी इन रिलेशन होता है। एडवाइजरी मीन्स हो जाता है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि लागू करना ही पड़ेगा, बट एज एन एडवाइजरी नेचर। इन्फोर्समेंट एडवाइजरी होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर जितने भी हेड्स होते हैं वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं। अब मैं फेयर वेज के बारे में बात करूं तो फेयर वेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बात करता है कि कितना मिनिमम वेज आपको देना चाहिए कि आपका लिविंग और स्टैंडर्ड थोड़ा लाइक आप पोवर्टी लाइन के थोड़े अबव हो, नॉट बिलो पोवर्टी लाइन, थोड़े से अबव हो आप उसके अंदर, बीपीएल के नीचे ना हो, तो ये मिनिमम वेज के आपको प्रोवाइड कराता है। इसका मेन एम ये होता है कि खाली कंफर्ट प्रोवाइड कर, रीजनेबल जो कंफर्ट्स नॉर्मली होते हैं, खुद लाइक आप एक पक्के घर में रहो, देन 3 वक्त का खाना खा पाओ एंड कपड़े खरीद पाओ खुद के लिए, समथिंग ऐसा। इसका भी इन्फोर्सेबिलिटी एडवाइजरी हो जाता है, डिसाइड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं लिविंग वेज के बारे में बात करूँ तो ये एक आइडियल वेज हो जाता है। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि सारी चीजों में एक हम आइडियली सोच के रहते हैं कि हमें ऐसा करना होता है, तो ये एक आइडियली वेज हो जाता है। ये लाइक इन नेचर इट्स फेक ओनली, आई कैन से। इसे बेसिकली एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में रखा जाता है कि इसके लेवल के सारे आ सकते हैं कि नहीं, कि आइडियल वेज होता है कि इतना होना चाहिए, बट हाँ डिपेंड करता है लोग रखते हैं कि नहीं। इसका एम वही होता है कि डिसेंट लोगों को डिसेंट लाइफ मिले, पोवर्टी में ना चले जाए, पुअर लाइफ ना हो ऐसा। और इसका इन्फोर्सेबिलिटी नॉट इन्फोर्सेबल, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ आई कैन से दिस वन, इसका इन्फोर्सेबिलिटी नॉर्मल इन्फोर्सेबल होता है कि बिकॉज ये आइडियल है बस, और क्या ही,
इतना ही याद रखना, ज्यादा एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, डिटेल में अगर जाऊंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो व्हाट आर फ्रिंज बेनिफिट्स, डिस्कस द टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अलाउंस विद एग्जांपल्स। सबसे पहले फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब क्या हो जाता है, तो ये इनडायरेक्टली आपको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन एडिशनल टू वेजेस। लाइक फॉर एग्जांपल आपने इनके बारे में सुना हो सकता है, पीएफ प्रोवाइड होते हैं हमें, अगर आप कंपनी में काम करो तो आपका पीएफ कटता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, कैंटीन होते हैं आपके जिसमें आपका कुछ हिस्सा ऑफ पैसा कंपनी प्रोवाइड करती है, कुछ हिस्सा आपको कूपन कार्ड मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। आपके इन हैंड सैलरीज को छोड़ के जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है, चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो, उसे हम फ्रिंज बेनिफिट्स कह सकते हैं। इतना अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के बेनिफिट्स हैं। पहला है स्टैट्यूटरी बेनिफिट, जिसमें पीएफ हम इंक्लूड कर सकते हैं। ईएसआई, जस्ट अ मिनट, ईएसआई का फुल फॉर्म आई जस्ट फॉरगॉट इट। ईएसआई का फुल फॉर्म हो सकता है, इसके अंदर दिया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जो भी लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिकनेस का, मैटरनिटी या डिसेबिलिटी या डेथ हो जाता है तो वो सारे इसमें कंसिडर हो जाते हैं। एंड ग्रेचुटी आपको मिलती है, आप कंपनी जब लीव करते हो या फिर कंपनी में आपके इंप्रेशन कैसे होते हैं एज इन फॉर्म, उसमें आपको पैसा दिया जाता है। वॉलंटरी बेनिफिट्स मतलब होता है जो इन शॉर्ट सबके लिए ही होता है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड कैंटीन। सिक्योरिटी बेनिफिट्स में आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है एंड लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। फूड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये है वेलफेयर बेनिफिट्स। वेलफेयर बेनिफिट्स में आपको हाउसिंग दिया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड, और हाउसिंग ऐसे खुद का घर नहीं प्रोवाइड कराते वो लोग, पर जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो तब तक आपको घर रहने के लिए मिल जाता है एंड ट्रांसपोर्ट लेने और छोड़ने के लिए होता है। अलाउंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में है यहाँ पे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मीन्स ये हो जाता है, डीएनएस अलाउंस बेसिकली इसे एसेंशियल, एक मिनट, दिस आई नीड टू सी। अगर मैं डीएनएस अलाउंस की बात करूं तो डीएनएस अलाउंस एक एडिशनल पेमेंट होता है एम्प्लॉयज के लिए, जिसको परसेंटेज में कंसिडर किया जाता है सैलरीज के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसमें लाइक गूगल पे मैं देख रही हूँ बिकॉज टेक्स्ट बुक्स नहीं मेरे पास में। हाँ, मैं कहाँ थी भूल गई, सॉरी। डीएनएस अलाउंस मतलब हो जाता है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के लिए, लाइक आपका बेसिक पे इंक्रीज करना पब्लिक सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इजी वे में एग्जांपल दूं, तो जो ये 8th पे स्केल निकला था, मैंने आपको बताया था कि 8th पे स्केल हो जाता है, अभी रिसेंटली आया है 8th पे स्केल, वो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। मैं इजी वे में ढूंढ रही थी। हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है कि आपको घर का रेंट ना पे करना पड़े एंड कंपनीज पे कर सकती है, फिर उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कंपनीज पे कर सकती है। एंड देन ट्रैवल अलाउंस मतलब क्या हो जाता है, ट्रैवल अलाउंस मतलब ये चीजें हो जाती हैं लाइक अगर आप यहाँ से वहाँ, कंपनी आपको ट्रिप्स प्रोवाइड कराती है। एक बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रिप करवाती हैं, जिससे वो उनको लाइक कंपनी को लीव ना करे और या फिर उनका लेबर टर्नओवर रेट थोड़ा रिड्यूस हो जाए। मेडिकल अलाउंस कंपनीज चेकअप्स करवाती हैं एम्प्लॉयज की। देन इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है फैमिलीज के लिए भी साथ में, समथिंग लाइक दैट। ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो भी स्टाफ होटल में काम कर रहे होते हैं उनको वहां पर रहना और खाना फ्री होता है, समथिंग ऐसा। और लास्ट वन में हम आते हैं, इट इज एक्सप्लेन कंपेटेंसी बेस्ड कॉम्पेंसेशन and differentiated from traditional compensation and explain total performance based compensation. Competency based कॉम्पिटिशन क्या हो, कंपनसेशन क्या होता है, सॉरी। तो ये आपका पे डिसाइड करता है कि आपका स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी लेकर आप कितने बेस में आप कॉम्पिटिटिव आप है कि नहीं नेचर इसके अंदर, उसके बारे में डिसाइड करता है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट विद नीचे वाले के बारे में बात, डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करते हैं। देखो कॉम्पिटेंसी मतलब भी यही होता है जो यहाँ पे लिखा गया है, स्किल हो या फिर एबिलिटी हो, कि आपको एक जॉब के लिए या फिर वो जॉब पाने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। लाइक अगर आप एमबीए एंड एचआर की पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आप एचआर बनोगे तो आपके पास में क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना चाहिए, गुड पर्सनालिटीज होना चाहिए। तो उसी के लिए कॉम्पिटेंसी वर्ड यूज किया जाता है। इसमें जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी कह चुका है हमारे पास में कि हमें ट्रेडिशनल कंपनसेशन पे एंड टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन है उसके बारे में डिफरेंस रिटेन करना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो इसमें मैंने 3 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके रखे हैं जो मुझे याद हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बेनिफिट हो जाए उससे। तो ट्रेडिशनल के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनली बेसिकली सिर्फ जॉब पे होता था पहले, कि जो भी स्किल्स आपको जॉब में रिक्वायरमेंट होगी वही चीज दिया जाएगा।
ग्रो जो हमारा पे ग्रोथ होता था वो प्रमोशन बेस्ड होता था, एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती थी, आप डिसीजंस खुद से नहीं ले सकते थे, जो हायर मैनेजमेंट बोलेगा आपको एनी हाउ वही चीज करना होगा। और कॉम्पिटेंसी की अगर मैं बात करूं, कॉम्पिटेंसी बेट मतलब हो जाता है कि एक इंडिविजुअल के पास में कौन सी ऐसी स्किल होती है जिससे वो दूसरों को अलग करती है। दूसरा है स्किल एक्विजिशन, आपका काम करने का तरीका या फिर आपके पास में जो स्किल्स हैं आपके पास में, सॉरी, उसके हिसाब से भी आपका ग्रोथ हो सकता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई एज इन नॉट दैट मच हाई, यू कैन नॉट टेक डिसीजन विदाउट योर हायर परमिशन, बट हाँ आपके पास में इतना परमिशन हो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि एटलीस्ट यू कैन गिव योर ओपिनियंस। टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड कंपटीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। पहला है बेस पे, दूसरा हमारे पास में है इसके अंदर वेरिएबल पे, तीसरा हमारे पास में इंसेंटिव, चौथा हमारे पास में है बोनसेस, एंड पांचवा हमारे पास में ईएसओपीएस। ईएसओपीएस का मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, मतलब एम्प्लॉयज को कब तक हमारे पास रख सकते हैं। जैसे कि हमने एचआर में पढ़ा था रिसेंटली कि पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड में एम्प्लॉयज को एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था कि काम से काम लो को पैसा दो एंड जाने दो, बट अभी जैसे कि एचआर मैनेजमेंट से कंपनी में लागू कर दिए गए हैं तो हमें एज एन एसेट काउंट किया जाता है। नाउ कैसे हम इंकरेज कर सकते हैं हाई परफॉर्मेंस को एंड अकाउंटेबिलिटीज को, वो देख उसे भी टोटली पूरा काम करता है कि कैसे हमारा परफॉर्मेंस हाई हो सके, और अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो काम हम करें उसकी जिम्मेदारी क्या हम ले सकते हैं। 6 क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस प्रॉफिट शेयरिंग एंड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ईएसओपीएस। ईएसओपीएस एज इन हमारे पास में क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयज के स्टॉक ओनरशिप प्लान्स क्या हो जाते हैं कि एम्प्लॉयज के कंपनी में शेयर, क्या हम उनको शेयर दे सकते हैं, या अगर एम्प्लॉयज को अगर हमें शेयर देना भी है तो उनको हम डिस्काउंट में दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। डिस्कस कर रहे थे उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई नो वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इन अ शॉर्ट टाइम। पहला ये है कि बोनस एक्स्ट्रा पेमेंट और लिंक प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी पे टोटली ये फेस करता है। एंड देन उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग पे करता है कि एम्प्लॉयज रिसीव अ शेयर ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। ईएसओपीएस मतलब हो जाता है एम्प्लॉयज रिसीव कंपनी शेयर एट अ कंसेशन रेट, बट एट अ डिस्काउंट रेट ऐसा कह सकते हैं हम। इसका एडवांटेज ये होता है कि मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयज को, कंपनीज को रिटेंशन होते हैं एंड सेंस ऑफ ओनरशिप हो जाता है कि मैं भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, ऐसा उसको फील होने लगता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इनकम अनसर्टेनिटीज हो सकती है। इनकम अनसर्टेनिटी मतलब ये हो जाता है कि कंपनी से अगर प्रॉफिट होती है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट में, आपको सैलरीज में इंक्रीजमेंट हो सकता है एंड अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। मार्केट इज ईएसओपीएस, इन शॉर्ट वो शेयर्स के बारे में, शेयर आपको डिस्काउंट में वो शेयर्स दे रहे हैं तो मार्केट रिस्क तो ऑलरेडी मेंशन हो जाता है, बिकॉज शेयर्स के प्राइस डिसाइड करते हैं, शेयर के प्राइस किसी के हाथ में नहीं होते, इट इज ओनली कंटिजेंसी, तो इसके जो रिस्क होते हैं वो एनी टाइम बने रहते हैं। थर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मतलब हो जाता है कि आपका जो एडमिन डिपार्टमेंट है या फिर जो हेड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे ट्रीट करती है इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आपके साथ में, कि क्या वो रियल डिसीजन लेने में एप्लीकेबल है भी कि नहीं। नाउ सेवेंथ वाला पॉइंट हमारे पास में, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपेंसेशन प्रोग्राम। हमारे पास में यहाँ पे कंपेंसेशन स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। पहला है बेसिक पे, सेकंड है हमारे पास में अलाउंस, तीसरा है इंसेंटिव्स एंड चौथा है फ्रिंज बेनिफिट, एंड पांचवा है नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। इसके फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये टैलेंट्स को अट्रैक्ट करता है, एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखता है, इंटरनल इक्विटी बढ़ाता है, एंड ये लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ही चलता है, उसे तोड़ता नहीं है। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे करते हैं वो, सॉरी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्क करते हैं दे आर एचआर डिपार्टमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्चुअली, देन लाइन मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजमेंट। लाइन मैनेजर मीन्स हो जाता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स कौन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर आपके उनके लेवल के डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं उन पे ये लाइन मैनेजर वर्ड सूट करता है। एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट तो हम जानते हैं कौन कौन आते हैं, सीईओज आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं। 8 क्वेश्चन पे मैं आती हूँ, enumerates the factors, bases, and aspects of wage determination, includes economic, sociological, political, psychological, and ethical aspects। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है बिकॉज अगर इसके आप दो दो पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करके आ जाओगे एग्जाम के अंदर जितना मैंने लिखा है तो भी आपको फुल मार्क्स, नॉट फुल मार्क्स आई कैन से, बट यहाँ 15 एंड अबव वो दे सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली पॉइंट्स पहले मेंशन किया देन आपने एक्सप्लेन किया। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं।
एंड जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें आप एक और चीज इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया वेज डिटर्मिनेशन। तो वेज डिटर्मिनेशन मतलब होता है कि आपके जो पैसा होता है या फिर जो आपकी सैलरी होती है वो कौन कौन से बेसिस से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, मींस डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के रेट कैसे चल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उनका, एंड प्रोडक्टिविटी क्या है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारा सोशल स्टेटस कैसा है, हमारा फैमिली के नीड्स क्या क्या है। पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंक्रीज की है या डिक्रीज की है तो ऑफकोर्स से बात है आपकी सैलरी पे इफेक्ट करेगा। एंड ट्रेड यूनियंस का डिमांड पे भी सेट रहता है कि कैसा आपके वेजेस होने वाले हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हो जाता है एम्प्लॉयज की मोटिवेशन, लाइक एम्प्लॉयज अगर मोटिवेट रहेंगे काम करने के लिए तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको। और दूसरा इसमें है कि जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब ये हो जाता है कि एम्प्लॉयज को अपने जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मैं जो जॉब कर रहा हूँ मैं बेस्ट जॉब कर रहा हूँ, ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है, तो इससे वो कंपनी इसको जंप नहीं करेंगे यहाँ से वहाँ और आपका लेबर टर्नओवर रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। एथिकल फैक्टर्स मतलब होता है कि क्या कंपनी सच में अच्छे से काम करती है, ऐसे कुछ फ्रॉड के केसेस तो नहीं आए कंपनी के ऊपर। एंड सोशल जस्टिस मतलब होता है कि ऐसे कुछ काम तो नहीं कर रही है ना जो हमारी इंडियन लॉ के हिसाब से अगेंस्ट है या इलीगल होते हैं, तो इससे भी एथिकल फैक्टर्स होते हैं। इसका मैं एग्जांपल मुझे अच्छा लगा इसके लिए व्हेन आई वाज रीडिंग दिस कि हमें इसके लिए टाटा का एग्जांपल दिया गया था कि टाटा की कंपनीज जो है उसे बेसिकली फेयरनेस के लिए बहुत जाना चाहता है एंड सोशल जस्टिस के लिए बहुत जाना चाहता है कि वो कुछ भी हो जाए एम्प्लॉयज के लिए बहुत बेटर डिसीजंस लेती है एंड हमारे समाज के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन मेजर वेज थियोरीज एंड डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कंपेयर एनीथिंग। हमारे पास यहाँ पे 4 थियोरीज हैं वेजेस की, किस किस पॉइंट थियोरी से हम वेजेस को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है सबसेंसेस थ्योरी, दूसरा हमारे पास में है वेज फंड थ्योरी, तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, चौथा है बार्गेनिंग थ्योरी। हम किसी तीन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं किसी और तीन के बारे में जानना तो आप एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं, मुझे ये तीन इजी लगे। सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं तो सब्सटेंसेस थ्योरी बेसिकली उसका सर्वाइवल नीड होता है कि जैसे कि एक नहीं होता कि गांव में अगर एक छोटी सी जमीन है आपके पास में तो उसमें वो जो फार्मर है वो सिर्फ इतना ही उगा रहा है सामान कि जिसमें उसके और उसके परिवार का पेट भर सके बस। वो सामान को ज्यादा बेचने के लायक उतना उगा नहीं पाता है या फिर उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो ये सब सर्वाइवल मोड के लिए होते हैं कि मैं अपना पेट भर सकूं, अपने परिवार का पेट भर सकूं, उतना ही वो कमाता है, उतना उसको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इग्नोर करता है टोटली। वेज फंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कैपिटल अवेलेबिलिटी के बारे में बात करता है एंड लिमिटेशन के बारे में बात करूँ तो ये पूरा अनरियलिस्टिक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट इज आउटपुट कंट्रीब्यूशन। आउटपुट कंट्रीब्यूशन मीन जितना आप प्रोडक्शन करते हैं उसी के हिसाब से आपका वेजेस डिसाइड किया जाता है। एंड लिमिटेशन ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा लाइक कंपेयर टू एनी जितने मैंने यहाँ पे चारों बताए आपको उन सब में से ये थोड़ा हार्ड होता है मेजर करना कि एक्चुअल में वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में किया, आप लेंथी वाइज गूगल से पढ़ सकते हैं या फिर आप विकीपीडिया करके फिर टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द मेथड एंड सिस्टम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग पॉइंट रेटिंग, जॉब असेसमेंट, टाइम स्पैन ऑफ डिस्क्रिप्शंस एंड डिसीजन बैन मेथड। जॉब इवैल्यूएशन मतलब क्या हो जाता है कि आप जो काम आप कर रहे हो तो किस वे में आप काम कर रहे हो उसका सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन होता है कि जॉब वर्थ का। इसको हम 4 वेज में डिसाइड कर सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखा गया ऑलरेडी। पॉइंट रेटिंग मेथड जो कि फैक्टर जो असाइन करता है कि अब जैसे कि जैसे हम जब छोटे थे तब हमें ऐसा होता था टीचर्स में पॉइंट्स देती थी कि स्टार्स प्रोवाइड करती थी, आपने बहुत अच्छे से काम किया, समथिंग वैसे एम्प्लॉयज के लिए हायर वर्जन है ये फैक्टर्स असाइन बाय पॉइंट्स। जॉब असेसमेंट मतलब हो जाता है कि क्वालिटेटिव रैंकिंग की जाती है आपकी जिस तरीके से आप काम कर रहे हो कि आपको प्रमोशन देना वैलिड है या नहीं। टाइम स्पेन ऑफ डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि टाइम टेकन फॉर डिसीजंस, जितना टाइम वो कंज्यूम करते हैं डिसीजंस को लेने के लिए उसी चीज को हम कहते हैं टाइम स्पेन ऑफ डिस्क्रिप्शन। चौथा हमारे पास में डिसीजन बैंड मेथड मतलब डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आप डिसीजन मेकिंग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए जिसके हिसाब से एक पर्सन को या मेथड एंड सिस्टम जॉब इवैल्यूएशन का किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये इंटरनल इक्विटी प्रोवाइड कराता है। देन रैशनल वेज स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किसी को भी लॉस नहीं होता है बिकॉज एम्प्लॉयज को भी रैशनली सैलरी प्रोवाइड की जाती है, वेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इन शॉर्ट ये फेयर डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड लास्ट वाला है हमारे पास में ट्रांसपेरेंट वेज सिस्टम। ट्रांसपेरेंट वेज सिस्टम मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं होता कि किसी एक एम्प्लॉयज को सेम काम को ज्यादा पैसा दे दिया जाए। इन शॉर्ट जनरली ये
ट्रांसपेरेंट होता है फॉर एम्प्लॉयज के लिए। सेम फॉर दिस वन, फॉर अलग वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कोई क्वेश्चन मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है, आपको जानना है उन थियरीज के बारे में, उन टॉपिक के बारे में, तो डू कमेंट सो आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।